हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे जापान अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है फॉर मेकिंग मैच मेकिंग टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जापान ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ क्यों कर रहा है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत पड़ गई जापान को कि अपनी पॉपुलेशन जो इसकी डिक्लाइन हो रही है उसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ गई। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे जापान की क्या अभी पॉपुलेशन सिनारियोज़ है और क्यों उसकी पॉपुलेशन जो रैपिडली डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे हम जो भी वीडियोस या फिर कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकती है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जापान गवर्नमेंट ने अभी एफर्ट्स किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैच मेकिंग जो भी मेल और फीमेल में जो मैच हो सके जो प्रॉपर, और जिसके चलते जल्दी से उनके बीच में शादी हो सके, और फिर जो उनके उसके चलते पॉपुलेशन के रिवाइव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने की सिस्टम लगाया है। और ये जो अभी बताएं, ये जो लेटेस्ट जो भी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जापान की, ये अलाउ करेगा टू सिस्टम जो कि अपने पेयर के बीच में मेल और फीमेल एक दूसरे को चूज कर सकेंगे थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ये मैच मेकिंग होगा जिसमें ह्यूमन काइंड पहले इन्वॉल्व होते थे। जैसे कि डेटा मान लो, अगर सपोज किसी ए पर्सन जो मेल है वो फीमेल से अगर मान लो उसे अगर मैरिज करना है, तो उस सिनारियोज में वे पहले उसकी डेटा ली जाती थी, फिर कंप्यूटर में उसको डाला जाता था, फिर इसके बाद जो भी उससे रिलेटेड कोई भी डेटा आता था उसके साथ मैच मेकिंग के बाद हम आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी की जो सिनेरियो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद से ही उसके बेसिस पे उसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे वो जो मैचिंग सिस्टम होगा वो अपने आप ही चूज कर लेगा, और इसके बाद फिर जो भी अगर दोनों पर्सनस अगर राजी हैं तो इसके बाद दे कैन गो फॉर मैरिज। तो ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जापान अभी इस यूज़ करने वाला है, और इसके लिए हाई सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट कंपनीज़ को। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ गया जापान को। लेकिन अभी देखिए कि जापान जो है ये क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैच मेकिंग में यूज़ करने वाला है। तो देखिए, जापान जो है उसकी जो अगर बात करूं कि बर्थ रेट जो है वो 2000 अगर बात करूं 1995 से या फिर 1950 स्पेसिफिकली बात करूं, वहां से उसकी जो बर्थ रेट है वहां पे, और जो उसकी एजिंग पॉपुलेशन है, जो उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से उसके जो एजेड पर्सन्स उसमें ज़्यादा हैं। तो इस सिनारियोज में देखते हुए वो जापान की गवर्नमेंट को और जापान की प्रीवियस गवर्नमेंट के बारे में भी बात करूं, उन्हें डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस देखने पड़े। और इस सिनारियोज में अभी गवर्नमेंट वहाँ के जापान को ऐसा डर लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे पास जो वर्किंग एज जो होती है अराउंड 15 to 59, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। अगर आपको मालूम ना हो तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वो है अराउंड 63% है, और ये 2036 तक अराउंड 65% डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जाएगा। सो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि विद इन द एज ब्रैकेट दोज पर्सन हु कैन वर्क एंड दे कैन जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द कंट्रीज ऑल्सो। सो ये सिनारियोज है जिसके चलते अभी जापान की गवर्नमेंट को इस तरीके के पॉलिसीज लेके आनी पड़ रही हैं रिगार्डिंग देयर इंक्रीजिंग ऑफ देयर पॉपुलेशंस। सो अगर मैं बात करूं, ये जो अगर पॉलिसी है ये डिफरेंट तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक दूसरे को मैचअप करने की कोशिश करेगा और एक मेल और फीमेल को मिलाने की कोशिश करेगा, और इस सिनारियोज में अगर मैरिज होता है तो बर्थ रेट जो है वो जापान की फिर से धीरे धीरे रिवाइव हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पहले जो होता था, अगर मैं बात करूं, अगर ये मैच मेकिंग सेक्टर्स जहां पे आप समझ ले, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मैरिज वेबसाइट्स हैं जैसे शादी.com। तो इस सिनारियोज में भी गवर्नमेंट ऑफ जापान जो है पहले जो ह्यूमन बेस्ड रनअप इस तरीके से होता था जहां पे एक डेटा दूसरे डेटा के साथ मैचअप करके इसके बाद बात आगे बढ़ती थी। लेकिन इस सेक्टर में होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी यूज करेगा, और जिसके सेक्टर पे डिफरेंट पर्संस के लाइक और डिसलाइक्स और जो भी प्रोपोर्शंस ऑफ अगर उनकी जो डिमांड है उसके बेसिस पे मैचअप करके बात आगे बढ़ेगी। तो इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगा कि नहीं, ये तो आगे आने वाले देखने समय में ही हमें पता चलेगा। सो अगर मैं बात करूं कि जो अपनी जापान जो है क्यों अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है, ऐसे क्या नीड्स हैं या फिर क्यों पॉपुलेशन जापान की डिक्रीज हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो जापान जो है दो तरीके के मेजर चैलेंज एक समय में है फेस कर रहा है। अगर मैं बात करूं, पहला तो उसकी जो लोअर बर्थ रेट है, वहां की जो पॉपुलेशन है जो भी जापान की, उनके जो बर्थ रेट है वो बहुत ही नीचे हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से एजेड हो रही है। यानी कि जो अगर मैं बात करूं मोर देन 60% जो उनकी पॉपुलेशन है
वो अराउंड 33% के अराउंड है। आप तो सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितनी दर्द है जो दोज पर्सन हु कैन वर्क रियली एंड देन कैन कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री। सो इस तरीके के पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स जो है वो जापान फेस कर रहा है। सो अगर मैं बात करूँ टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि एवरेज नंबर ऑफ बेबीज पर वोमेन होता है, तो अगर मैं जापान की बात करूँ तो वो अराउंड 1.46 है, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूँ 2.5 जो रिप्लेसमेंट माना जाता है एज कम्पेयर टू फर्टिलिटी रेट। सो अगर मैं बात करूँ हेल्दी टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर रिप्लेसमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि 2.5 माना जाता है जो भी एक ग्रोइंग पॉपुलेशन में। लेकिन अगर जापान की है 1.46 है, यानी कि अगर एक बच्चा आज जो पैदा हुआ है वो आगे जाके एक बच्चा या इससे कम भी पैदा कर सकता है। तो ये सिनारियो जो है जिसके चलते जापान इस तरीके के चैलेंजेस झेल रहा है। सो जापान की पॉपुलेशन जो कि डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डेथ रेट इंक्रीज हुआ है। इसका ये मतलब है कि जापान की पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा समय तक जी रहे हैं, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जापान की वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हुई है, क्योंकि वहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ की जो पॉलिसीज़ है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है अपने पूरे जीवन जीने में। तो ये देखिए इसलिए। सो अगर मैं बात करूँ इस ग्राफ के थ्रू आप समझने की कोशिश करें पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है क्यों। तो ये देखिए ये है अराउंड 80 मिलियन जो कि था आप ये 2015 में, सॉरी 1915 में, फिर ये 127 हुआ 1995 में, और ये अभी 2015 में 127 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन जापान का। और ये जो एक स्टीप ग्रोथ हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो 1950 से लेके जो कि 82 मिलियन था, वहाँ से 2015 तक 127 मिलियन हुआ, जो कि एक स्टीप ग्रोथ मान सकते हैं जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। लेकिन अभी पॉलिसी जो है डिफरेंट जापान गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो उनकी जो पॉलिसीज है, या उन्हें ऐसा एक डर लग रहा है कि 2005 से ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बहुत ही तेजी से एक एक नोज डिप ले रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 2030 तक 120 मिलियन हो जाएंगे 127 से, और आने वाले 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि 107 मिलियन, यानी कि बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है इनकी पॉपुलेशन, और जिनके चलते वहां की गवर्नमेंट को डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर आप देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, तो ये देखिए 1990-95 का ये ग्राफ है। वहाँ पे आप देखिए ये 1990-95 में अराउंड 79 ईयर्स तक एक हेल्दी वहाँ पे लोग एक एवरेज तरीके से जीते थे, यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जो डेथ रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो अराउंड 80 ईयर्स की होगी। फिर 2005-10 में अगर देखें आप तो 83, फिर 84, फिर अगर 2095 तक देखें तो अराउंड 95 ईयर्स तक लोग जी सकते हैं जापान में, ऐसा मानना है। तो ये देख रहे हैं कि जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, और ये आने वाले समय में भी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सो अगर मैं बात करूं कि क्यों पॉपुलेशन जो है वहाँ की जो अगर मैं बात करूँ जापान की, वहाँ की बर्थ रेट क्यों इतनी डिक्लाइन हो रही है, या फिर क्या ऐसे रीजन्स हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है कि अगर मैं बात करूँ जापान की जो वुमेन्स हैं वहाँ पे वर्किंग वुमेन्स बहुत ही ज़्यादा हैं। सो अराउंड अगर मैं बात करूँ 95% पर वहाँ की जो वुमेन है वो वर्किंग वुमेन है। तो इस तरीके के सिनारियोज में उनकी जो शादी की जो एज होती है या मैरिंग एज होती है वो कहीं ना कहीं अराउंड 30-35 इस एज तक जाके वो शादी करती हैं। और उसके बाद में बात करूँ वहाँ की जो वुमेन है उनकी जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वुमेन लिविंग इन एनी अदर कंट्रीज। तो इस सिनारियोज में क्या होता है कि जो उनके पास जॉब की अवेलेबिलिटी या प्रोस्पेक्ट्स या अपने ग्रोथ के बारे में उनके पास ज़्यादा है, तो उसके चलते वो होम मेकिंग से प्रेफरेंस है या फिर हाउस वाइफ से ज़्यादा प्रेफर्ड करती हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स में। और इस सिनारियोज में होता क्या है कि जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं वहाँ के, वो इस तरीके से चूज करते हैं कि या तो वुमेन जो है या तो मैरी करेगी या फिर उसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये उनके पास दो ही ऑप्शंस इस तरीके से चूज करते हैं, या तो मैरिज या फिर हाउस वाइफ। तो इस सेक्टर में बहुत सारी वुमेन्स जो हैं जो वो इसलिए अपने आप को वो चूज करती हैं कि वी लिव एज ए वर्किंग वुमेन। तो इस सिनारियोज में क्या होता है कि बहुत समय आप देखें कि डिफरेंट अनमैरिड वुमेन जो हैं वो उनके पास वो तो बच्चा अडॉप्ट नहीं करती हैं, या फिर वो सिंगल पेरेंट पेरेंट्स नहीं बनना चाहते हैं। और इस सिनेरियोज में होता है क्या है कि जो मैरिज है वो सोशली एक्सेप्टेबल होता है जब चिल्ड्रेन दे। अगर मैं बात करूं कि उनके पास चिल्ड्रेन हो, तो इस सिनेरियोज में क्या होता है कि या तो वो वर्किंग वुमेन वर्किंग सेक्टर चूज करती हैं या फिर वो मैरिज चूज करती हैं एज ए हाउस वाइफ।
तो ये दो ऑप्शंस के बीच में डिफरेंट डोमेन्स वे दे लैंड अप इन वर्किंग। सो इसके चलते क्या है कि जो वहाँ की बर्थ रेट है वो बहुत ही तेजी से डिक्लाइन हो रही है, और वहाँ के जो पॉपुलेशंस है वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से डिक्लाइन हो रही है। ये सिनारियोज है। सो अगर मैं बात करूं कि जो भी एजिंग पॉपुलेशंस जो होते हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहा है जापान को, तो देखिए सबसे पहले तो वहाँ पे जो भी डिफ्लेशन हो रहा है, जो अगर मैं बात करूं कि जापान की इकोनॉमी है लास्ट अगर 2 दशक में बात करें, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि वहाँ की जो भी अगर पैसे नहीं है, लोगों के पास एज कम है, तो वहाँ पे खर्च करने के लिए ज़्यादा नहीं है, और जब खर्च कर लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इकोनॉमी में जो आउटपुट होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो जापानीज गवर्नमेंट वहाँ पे अचीव नहीं कर रही है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। फिर लोअर पॉपुलेशन जो है वो कुछ मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो अगर मान लो लोअर पॉपुलेशन है तो वो कुछ ही पैसे खर्च कर पाएंगे, और जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो जापान की जीडीपी है या फिर वेजेस हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ तो एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बिगेस्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी पे। सो अगर सोसाइटी के बारे में जैसे मान लो आपकी कि जैसे चेंजिंग हाउसिंग सेक्टर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक सब एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट डेटा बताता है कि एक फ्यूनरल के लिए जो कॉमन मैन भी चाहिए तो वो भी नहीं मिल पाता है, और इसके चलते क्या हो रहा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है वो डिसअपियर हो रही हैं। और जापान की जो अगर मैं बात करूँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि 60% से ज़्यादा अराउंड 33% लोग हैं जापान में। तो इस सिनारियोज में जो एल्डरली लोग हैं उनको नीड एंड केयर की जरूरत होती है इस एज में, लेकिन वो जो सिनारियोज नहीं हो रहा है, वो उनकी सोसाइटी को जो इंटैक्ट की जरूरत होती है वो नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स जापानीज गवर्नमेंट फेस कर रही है, और ये चैलेंज आने वाले में समय में बहुत ही ज़्यादा एडवर्स रूप भी ले सकता है। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।